हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो हमारी ये क्लास जो होगी मैराथन क्लास होगी, जिसमें हम दोनों आपका पार्ट डिस्कस करेंगे। और यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को मैंने नहीं इसमें पिक किया हुआ है इस सिलेबस में, इस वीडियो में। तो आप जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Whom did Dr. Johnson consider the father of English criticism? English criticism का father किसको consider किया जाता है? And according to Dr. Johnson, और उनको हम father of English criticism बोलते हैं, तो आपको उनका नेम बताना है, उस क्रिटिक का नेम बताना है। ऑप्शंस है सर फिलिप सिडनी, ऑप्शन बी फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन या ऑप्शन डी है बेन जॉनसन। और जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आज के वीडियो का, वो हमारा लिटरेचर का है। और उसका जो करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश criticism and by Dr. Johnson, Dr. Samuel Johnson. Next number second question we have here. Second question है कैडमोन एंड स्निवोल्फ आर, क्या है ये दोनों जो यहाँ पे नेम दिया गया है इन दोनों का, कैडमोन एंड स्निवोल्फ का, तो ये क्या है? एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं, रोमांटिक पोएट्स हैं, एलिजाबेथन पोएट्स हैं या विक्टोरियन पोएट्स हैं? फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में है, इसीलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो आपका कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकता है, किसी भी एज से पिक कर सकता है। तो इसीलिए आप अपना वो पार्ट भी प्रिपेयर रखो। जो राइटर्स ऑथर्स हैं टीजीटी के, उनके साथ साथ आप ये पार्ट भी अपना प्रिपेयर रखोगे। तो कैडमोन एंड स्निवोल्फ की बात करें तो वी कंसीडर हिम दे वर एज द एंग्लो सैक्सन पोएट्स। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। वी हैव हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ पोएट्री किसको बोलते हैं हम? जॉन गोवर्ड, विलियम लैंगलैंड, जॉफ्री चौसर या बियोल्फ? और करेक्ट आंसर जो आज का है वो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, दैट इज जॉफ्री चौसर। Number fourth is we have here on the screen the War of Roses. यहाँ पे है War of Roses की बात हो रही है। Took place during the period. किस टाइम ड्यूरेशन पे War of Roses जो था वो एक तरीके के एंड ऑफ सर्फडम जो था चौसर के टाइम पे ये हुआ है। तो आपको बताना है कि ये किस पीरियड में हुआ था। मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात हो रही है, बट ईयर को आपको डिफाइन करना है, स्पेसिफिक ईयर को मेंशन करना है, किस ईयर में हुआ था ये। 1380 to 1410, 1455 to 1485, 1400 to 1430 या 1425 to 1455। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, 1455 से लेकर के 1485 के मिड में द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस। नंबर नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, वो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन विक्लिफ को हम क्या बुलाते हैं? The morning star of Renaissance, फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है the morning star of Reformation, ऑप्शन सी the morning star of Romanticism या ऑप्शन डी है morning star of Classicism। इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। Spenser has been hailed as the poet's poet by whom? किसने एडमंड स्पेंसर को एज अ पोएट इनको बुलाया है या इनको एक तरीके का उपाधि दी है, एक टाइटल दिया है? आपको इसका आंसर देना है और मैं ऑप्शंस आपको वॉल्टर हेरेशियो पेटर, ऑप्शन बी मैथ्यू एर्नोल्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब या ऑप्शन डी जॉन रस्किन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आज का फ्रेंड इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो का, तो वो हमारा है ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, हु वाज द ग्रेट एसेइस्ट। और इलिया पेन नेम से ये जाने जाते हैं, एसेज ऑफ इलिया इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है एसेज का। और इन्होंने एडमंड स्पेंसर को एज पोएट उनको हेल्ड किया है, इनको एक तरीके का टाइटल दिया। Number 7 is we have here the first
ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, किस ईयर में ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स ने जो लिखा है उसको वो पब्लिश करा गया, आपको बताना है 1611, 1613, 1612 या 1614। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है, 1611 में ये पब्लिश हुआ था, द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल। नेक्स्ट नंबर 8 वी हैव द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस। रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है ये, जिसमें हम बात करते हैं कि किस ईयर में ये चार्ल्स सेकंड ने रेस्टोरेशन जो पीरियड था, रेस्टोरेशन टाइम था, तो किस ईयर में चार्ल्स सेकंड वो हुआ, चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन किस ईयर में हुआ था, आपको इसका आंसर देना है 1655, 1665, 1660 या 1670। तो करेक्ट आंसर हमारा है 1660 से रेस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का, एंड विद दिस ईयर रेस्टोरेशन एरा स्टार्टेड। ठीक है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको रेस्टोरेशन एरा जो था वो हमारा 1660 से स्टार्ट हुआ था। नंबर नेक्स्ट वी हैव हियर 9 number question, the theaters were reopened in 1660, when were they closed last, कब वो closed हुए थे, क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन था, थिएटर को इंग्लैंड में क्लोज कर दिया गया था जब प्यूरिटन्स ने अपना राज्य किया था, उनका रूल ओवर था इंग्लैंड में, रूलिंग टाइम था। तो आपको बताना है कि किस टाइम पे थिएटर को क्लोज कर दिया गया था, और जबकि ये रीओपन हुआ था 1660 में, तो उस ईयर का आपको नेम बताना है, 1605, 1642, 1610 या 1650। और ये टाइम था जब मिल्टन अपने वर्क्स को लिख रहे थे, जो पोएट थे, तो टाइम वाज 1642। 1642 में थिएटर वर क्लोज्ड and it was reopened in the year 1660 when restoration of Charles II happened and restoration era started. Number 10 question जो है, Nobel Prize for Literature is awarded, कौन देता है नोबेल प्राइज और जो लिटरेचर का होता है या लिटरेचर के लिए, उसका आंसर आपको देना है द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी, द नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स, रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। तो आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो जो देता है, एक जो इंस्टीट्यूशन है, एक जो संस्था है, एकेडमी है जो ये अवार्ड देती है, दैट इज नोन एज द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे। ठीक है, एंड अल्फ्रेड नोबेल वाज द मैन जिसके नेम के बिहाफ पे ये प्राइज दिया जाने लगा, और ये आपका लिटरेचर, साइंस, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और पीस, इन सभी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं या कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, उनको ये अवार्ड से, प्रेस्टिजियस अवार्ड से उनको ऑनर दिया जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नंबर अवार्डेड बाय, द बुकर प्राइज होता है जो बेस्ट ओरिजिनल नंबर होता है, उसको अवार्ड दिया जाता है, कौन देता है, कौन सी संस्था ये अवार्ड देती है, आपको इसका आंसर देना है। और 11 नंबर क्वेश्चन का वो जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड, द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी या द फोर्ड फाउंडेशन। और जो करेक्ट आंसर है 11 क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन ए है, मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड, ये प्रोवाइड करता है ये अवार्ड, बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल वर्क। नंबर 12 इज द अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्ड्स लाइन इन, क्या होता है अलेक्जेंड्राइन होता है, अलेक्जेंड्राइन जो लाइन, अलेक्जेंड्राइन जो लाइंस हैं, वर्ड्स लाइन है, ये वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है, पोएटिक लाइंस है, तो ये क्या डिफाइन करता है, मींस इसका क्या पैटर्न होता है, आपको उसको बताना है। एन आइम्बिक हेक्सामीटर है, एंड आइम्बिक पेंटामीटर, एंड आइम्बिक डायरेक्ट टेट्रामीटर या टॉर्साइक हेक्सामीटर। और 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा एन आइम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अलेक्जेंड्रिन जो कि स्पेंसेरियन स्टैंजा में यूज होता है, अलेक्जेंड्रिन 9th लाइन होता है, और इसको आइम्बिक हेक्सामीटर में ये लिखा जाता है। ठीक है, नंबर 13 is we have here a words of 2 lines length rhyming with each other at the end is called। आप सभी इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए मुझे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत इजी है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा, इसके आंसर्स क्वेट्रन, कॉपलेट, टर्जा रिमा या ओटावा रिमा। और जो करेक्ट आंसर है वो राइमिंग विथ ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड
कपलेट। ठीक है, नंबर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 इज एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी। अभी मैंने बात की अलेक्जेंड्राइन की जो लास्ट लाइन होती है, आपको बताना है किसका, कौन से फॉर्म की, ओटावा रिमा की, रायन रॉयल की, स्पेंसरियन स्टेंजा या टर्जा रिमा। और जो इसका 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्पेंसरियन स्टेंजा की ये लास्ट लाइन होती है। और स्पेंसरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइंस में लिखा जाता है। ठीक है, ये 9 लाइंस में पोयम कंपोज होती है। जैसे आप स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करो तो जो एक स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं। फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है ये स्पेंसरियन स्टेंजा में ही लिखा है। एंड Spencer Stenja has invented this lines, that's why it is known as the Spencerian stanza। इनके नाम के बिहाफ पे इस नेम का पड़ा है क्योंकि इसको उन्हीं ने इन्वेंट किया था, एडमंड स्पेंसर ने, और फेरी क्वीन में बहुत ही ब्रिलियंटली इसको यूज करा है। तो अलेक्जेंड्राइन की बात हो रही है, अलेक्जेंड्रिन की, तो ये है 9 लाइन होती है और स्पेंसरियन स्टेंजा में इसका यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव टर्जा रिमा इज अ स्टेंजा ऑफ। टर्जा रिमा में कितनी लाइंस होती हैं? टर्जा रिमा जो स्टेंजा फॉर्म होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं आपको बताना है, 4, 3, 5 लाइन या 2 लाइंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। और ये आप देखिए पोएटिक के जो प्रोसीडी आपके होते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोएटिक फॉर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके राइमिंग पैटर्न्स होते हैं पोएट्री के उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए ये क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, और जल्दी से इसको एक तरीके से आप रिवाइज कर लो क्योंकि आई नो आप सभी ने इसको पढ़ रखा होगा, बार बार आपने अदर वीडियोस पे या अपनी बुक में खुद देख रखा होगा, बट एक बारी आपका रिवीजन हो जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड करा हुआ है। तो टर्जा रिमा की बात कर ली हमने, इट हैज अ 3 लाइन इन अ स्टेंजा। नंबर 16 इज ऑन द स्क्रीन। अब स्पेंसरियन स्टेंजा की बात आ गई यहाँ पे। द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत अटेम्प्ट मत करना आप सभी। और इसका जो राइट आंसर है वी हैव हियर 4 लाइंस, 8 लाइंस, 6 लाइंस या 9 लाइंस, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 9 लाइंस। नंबर 17 इज एन iambic पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। iambic पेंटामीटर में कितनी लाइन कंटेन्स जो होती है उसमें क्या फीट का पैटर्न होता है, कितने फीट होते हैं, सिलेबल्स क्या होता है उसका पैटर्न, आपको उसको बताना है। 5 फीट, 9 फीट, 7 फीट या 6 फीट। और इसका जो करेक्ट आंसर है iambic पेंटामीटर में जो लाइन कंटेन्स होती है उसमें जो फीट होता है इट हैज अ ऑप्शन ए। 17 का जो हमारा है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इट इज हैज अ 5 फीट। अभी इसकी राइमिंग पैटर्न की बताऊंगी कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस का क्या, जितने सिलेबल होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है। नंबर 18 इज आ गया क्वेश्चन, iambic पेंटामीटर implies which of the following, क्या इम्प्लाई करता है iambic पेंटामीटर। जैसे मैंने बात की कि 5 फीट होते हैं iambic पेंटामीटर में, और इसमें क्या होता है 5 syllables in a pattern unstressed stress, 5 syllables in a pattern stress unstressed, 5 patterns stress unstressed repeated 5 times, या 5 patterns unstressed stress repeated 5 टाइम्स। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस बार बार आपका हो रहा है क्वेश्चन में, तो इस चीज को एक बार माइंड में आप बिठा लो कि जो भी राइमिंग iambic पेंटामीटर्स होते हैं उसमें 5 फीट होता है और उनका जो सिलेबल का पैटर्न होता है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमारा है अनस्ट्रेस्ड होते हैं स्ट्रेस सिलेबल्स रिपीटेड 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल 10 सिलेबल्स होते हैं इसमें, और उसमें पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, उसके बाद स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो होगा अनस्ट्रेस आएगा 1 एंड फिर 1 होगा स्ट्रेस का 1, फिर सेकेंड होगा अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस होगा ये सेकेंड, फिर थर्ड होगा अनस्ट्रेस। ऐसे ही हमारा 5 टाइम्स ये जाएगा। 5 मीन्स ये हमारा हो गया एक एक सिलेबल 1 टाइम जा रहा है, तो आप 2 सिलेबल्स 1 टाइम जाएंगे यहाँ पे अनस्ट्रेस स्ट्रेस सिलेबल। तो दैट्स व्हाई इट शुड हैव बीन, आप यहाँ पे ये मत करेक्ट करके आइएगा कि 5 सिलेबल्स इन अ पैटर्न स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, बट पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 19 की। एंड आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, आइम्बस में क्या चीजें होती हैं इसका आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अब दिखेगा एंड आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है आइम्बस का जो पैटर्न होता है 1 अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय असेंटेड सिलेबल्स, 1 असेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय अनअसेंटेड सिलेबल, या आपका 2 अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय 1 असेंटेड वन, एंड
2 असेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय अनअसेंटेड 1। तो आइम्बस का जो हमारा कंसिस्ट होती है, जो लाइंस इसमें होती हैं, उनका जो सिलेबल पैटर्न होता है, 19 का जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, 1 अनअसेंटेड बाय असेंटेड सिलेबल या असेंटेड 1। नंबर 20 क्वेश्चन है, ये व्योल्फ से रिलेटेड है। व्योल्फ एपिक पोएम की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि व्हाट इज व्योल्फ, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम या फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, फर्स्ट इंग्लिश एशे। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। ठीक है, नंबर 21 फ्री वर्ड्स की बात आ गई है। फ्री वर्ड्स ये आपका फिर से पोएट्री से रिलेटेड, पोएट्री के जो भी स्टैंजा फॉर्म या उनके पोएटिक जो राइमिंग एंड जो भी आपका रिदमिक पैटर्न्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। तो फ्री वर्ड्स इज अ पोएट्री रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कंफर्मिंग ऑफ टू नो रेगुलर मीटर, हैविंग नेदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो फ्री वर्ड्स होती हैं, उसमें जो होता है ये होता है कोई भी रेगुलर मीटर फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे ब्लैंक वर्ड्स में आपके आमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है अनअसेंटेड असेंटेड सिलेबस फॉलो करता है, लेकिन उसमें कोई राइमिंग नहीं होता है। बट यहाँ पे है कोई भी मीटर आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आप फ्री वर्ड्स लाइन लिख रहे हो, फ्री वर्ड्स से रिलेटेड पोएट्री लिख रहे हो, तो आपको मीटर का ध्यान नहीं देना है या मीटर के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है। तो ऑप्शन बी 21 हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा इसका। नंबर 22 देखिए, ब्लैंक वर्ड्स की भी बात आ गई यहाँ पे, हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे ब्लैंक वर्ड्स और इसका आ गया यहाँ पे सामने आप सभी के। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, आपको इसका आंसर देना है। राइम्ड आइमिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर, डायक्लिक टेट्रामीटर या एनापेस्टिक हेक्सामीटर। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन फ्री वर्ड्स में, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर। इसमें मीन्स कोई लाइंस जो होती हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती हैं वो लाइंस एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं, एक दूसरे के कपलेट नहीं बनाती हैं, बट इनमें जो एक पैटर्न होता है मीटर का वो होता है आइमिक पेंटामीटर में अनअसेंटेड असेंटेड सिलेबल को फॉलो करता है। और ब्लैंक वर्ड्स जो है वो हमारा पैराडाइज लॉस्ट जो है ग्रेट एपिक पोएम, ये हमारी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, आप सभी को ये आंसर पता होगा। नेक्स्ट नंबर 23 पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। पुलित्जर प्राइज जो होता है, जो भी आपको इसमें नॉवेल से रिलेटेड मिलता है पुलित्जर प्राइज, तो आपको बताना है कि आपको ये किस में दिया जाता है, कौन इसको अवार्ड देता है। द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लिटरेचर्स, द फोर्ड फाउंडेशन या आपका है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। एंड 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क इसको अवार्ड को देती है, जो भी इस पुलित्जर प्राइज के लिए जो हकदार होते हैं या जो पुलित्जर प्राइज के लिए जिन्हें नॉमिनेट या जिनको विनर चुना जाता है, वो अवार्ड दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के थ्रू। नंबर 24 इज ऑन द स्क्रीन। वी हैव किंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कब प्रिंटिंग प्रेस ये एस्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, तो आपको इसका आंसर देना है। 1476 इज द करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन जो 25th है, लिटरेचर का ही हमारा क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय किंगस्टन प्रेस। किंगस्टन प्रेस ने जो फर्स्ट बुक पब्लिश करा था इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रिंट किया था, आपको बताना है कि वो कौन सी बुक थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस या बाइबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय इज द करेक्ट आंसर, जो कि किंगस्टन के थ्रू ये प्रिंट हुआ था। चलिए नंबर 26 की बात कर लें और यहाँ पे हम ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो आपको इसमें बताना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आपका आएगा वो आपको फिल करना है। I haven't been to cinema for ages. We ... go a lot. मीन्स क्या है कि हम अभी जो टाइम है या इसमें कोई सेंटेंस में जो दिया गया है, आई हैवंट बीन टू सिनेमा फॉर एजेस मीन्स मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मैं सिनेमा देखने नहीं गया या सिनेमा हॉल या जो थिएटर नहीं गया हूँ मूवी देखने। वी ... गो a lot मीन्स हम जाया करते थे कभी, जो पहले था कि उससे पहले हम जाया करते थे, तो उसमें कौन सा ये फिल करेगा गैप को। वर टू, वी वर टू गो a lot, we has to go a lot, we used to go a lot,
या वी आर टू गो अलॉट। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो भी चीजें यहाँ पे पहले किया करते थे या प्रयोग में लाया करते थे, यूज में लाया करते थे, वहां पे आपका होगा यूज्ड टू, मीन्स वी यूज टू गो अलॉट, हम बहुत अधिक जाया करते थे, जहाँ पे यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात आती है, बट अब हम नहीं करते वो चीज, तो उससे रिलेटेड आपको जो करेक्ट आएगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन सी, और यूज टू इज द करेक्ट आंसर। 27 वी हैव ऑन द स्क्रीन, द चाइनीज डॉट 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 इन्वेंटेड प्रिंटिंग। ठीक है, ये सेंटेंस है, ग्रामर से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। तो आपको बताना है द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, द चाइनीज हैव इन्वेंटेड, हैज इन्वेंटेड, या हैजंट इन्वेंटेड, या नन ऑफ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, आप सभी इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ग्रामर से रिलेटेड हमारा जो पार्ट है, और इसका है द चाइनीज मीन्स हैव। यहाँ पे हो रही पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, चाइना के लोगों की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे जो आएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल लेके आएगा, और ये हैव होगा। ठीक है, द चाइनीज हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। नंबर 28 we have here on the screen, the baby has waken up, awaken up, woken up, या awakened। तो आपको बताना है बेबी हैज, क्या करेक्ट आंसर होगा, इसमें कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, वोकन अप, 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो वेक, वो वोकन होता है, और द बेबी हैज वोकन अप मींस बेबी को जगाया गया। नेक्स्ट नंबर 29 is, the more Himanshu tried to find excuses for his coming late to his office regularly, the more he, आपको बताना है, was confused, tied the knot, was in a flat spin, या cut above others। तो आपको बताना है इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब जो होगा वो आपका इडियम होगा, वो आपका करेक्ट आएगा, आपको ये बताना है। जितना मीन्स हिमांशु ने जितनी कोशिश की कि मैं कितनी भी कोशिश मैं एक्सक्यूजेस फॉर हिज कमिंग लेट ऑफिस, जो रेगुलरली लेट आता था ऑफिस हिमांशु, और वो इतनी कोशिश करता था कि बहुत कोशिश करता था कि कौन सा एक्सक्यूज ले आऊं कि अपने वो रीजन बता सकूं मैं, और किस वजह से मैं रोज लेट होता हूँ। द मोर ही वॉज कंफ्यूज, तो आपको कौन सा इसमें जो इडियम है वो फिल करना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, और उसका जो आंसर है वॉज इन अ फ्लैट स्पिन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30 क्वेश्चन का हमारा जो यहाँ पे है, yesterday at school I dot 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 by the echo of a roar of laughter। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए आप, कौन सा इसमें गैप को फिल करेगा। yesterday at school I by echo of the roar of laughter मीन्स यहाँ पे जो स्टार्टल्ड का मीन्स होता है चौंकना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है चौंकना, मीन्स मैं चौंक गया। जब मैं कल स्कूल गया तो मैं इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर, जो लाफ्टर की हंसी की जो इतनी दहाड़ थी और बहुत ज्यादा आवाज थी, उसके इको से मैं चौंक गया। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सा, वॉज स्टार्टेड, वर स्टार्टेड, वॉज स्टार्टेड, या वॉज स्टार्टलिंग, या होगा वर स्टार्टलिंग। तो करेक्ट आंसर जो है 30 का वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आई वॉज स्टार्टल। ठीक है, तो यहाँ पे गैप में हम जो फिल करेंगे वो हम वॉज स्टार्टल फिल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आगे पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, और भी जो इंग्लिश यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको भी कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।